हाँ तो बताओ बच्चों, एक इंसान के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है और उसका क्या नाम है? कनिका मैम इस सरकारी स्कूल की बायोलॉजी टीचर है। उसने जो सवाल पूछा था, सारे बच्चे उसका जवाब याद करने में लग गए। तभी उनकी नजर क्लास में लास्ट बेंच पर बैठी एक बच्ची पर पड़ी जो अपना सिर खुजला रही थी, और उसने काफी देर बाद आंसर बताने के लिए अपना हाथ उठाया। अरे वाह गरिमा, तुम्हें आंसर पता है? जी हाँ मैडम। तो बताओ फिर। मैडम जी, वो हमारे शरीर की जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। अरे वाह, शाबाश। और उसे क्या कहते हैं? मैडम जी, उसे फीमर कहते हैं। वेरी गुड गरिमा। सारे बच्चे सोचते रह गए और तुमने सिर खुजलाकर एकदम सही जवाब दे दिया। कनिका मैम की बात सुनकर वहाँ मौजूद सारे बच्चे हंसने लगे और उनकी हंसी सुनकर गरिमा उदास हो गई। कनिका मैम को समझ ही नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि सारे बच्चे हंसने लगे और गरिमा मायूस हो गई। फिर अगले दिन, बच्चों आज का सवाल है कि एक स्वस्थ इंसान का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बच्चे फिर से जवाब याद करने की कोशिश करने लगे कि तभी गरिमा ने सिर खुजलाते हुए हाथ खड़ा किया। अरे वाह गरिमा, फिर से शाबाश। बताओ उत्तर क्या है? मैडम, 60 से लेकर 100 बार तक। वेरी गुड गरिमा, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज दौड़ता है। कनिका मैम के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर गरिमा बहुत खुश हुई, पर तभी किसी शरारती बच्चे ने कहा, हाँ, इसका दिमाग बहुत तेज दौड़ता है क्योंकि इसके सिर में जुएं भी तो उतनी तेजी से दौड़ती हैं। उस बच्चे की बात सुनकर फिर से क्लास के सारे बच्चे हंसने लगे। अब की बार कनिका मैम ने भी ये बात सुन ली थी। उन्होंने उस शरारती बच्चे को बहुत डांट लगाई और फिर उन्होंने गरिमा की तरफ देखा जो लगातार रोई जा रही थी, तो उन्होंने जाकर उसे समझाकर चुप करा दिया। फिर कुछ दिन बाद स्कूल में परीक्षाएं हुई, लेकिन गरिमा जो क्लास में सारे सवालों के जवाब सही देती थी, वो 100 में सिर्फ 40 नंबर ही ला पाई। उसके नंबरों को देखकर कनिका मैम हैरान थी, तो उन्होंने गरिमा को अपने पास बुलाया। गरिमा, ये क्या है बच्चे? तुम्हें तो हर सवाल का जवाब पता होता था, फिर परीक्षा में क्या हुआ, इतने कम नंबर? सॉरी मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा। देखो तुम रो मत, मुझे बताओ क्या दिक्कत है? तुमने पढ़ाई नहीं की थी क्या? मैडम जी, पढ़ाई तो बहुत की थी, मुझे पढ़ना भी पसंद है, लेकिन क्या? मैडम, मुझे ये जुए पढ़ने नहीं देती। मेरे सिर में बहुत सारी जुए हैं, इसी वजह से मैं सारा दिन अपना सिर खुजलाती रहती हूँ, और जुओं की वजह से ही कोई बच्चा मुझसे बात नहीं करता है और न ही कोई मेरे साथ बैठता है। सारा दिन वो लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। गरिमा की बात सुनकर कनिका मैम ने पहली बार उसके सिर को ध्यान से देखा, तो उन्होंने भी महसूस किया कि वाकई गरिमा के सिर में बहुत सारी जुएं थी और साफ साफ दिखाई दे रही थी। तुम परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, और हाँ, कल अपने मम्मी पापा को अपने साथ यहाँ स्कूल लेकर आना। ठीक है मैडम जी। अगले दिन गरिमा अपने माता पिता को स्कूल लेकर आई। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते जी, मैंने आप दोनों को गरिमा के बारे में कुछ बात करने के लिए बुलाया है। देखिए, आपकी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन फिर भी उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वो बस जैसे तैसे पास ही हो रही है। जी हाँ मैडम जी, गरिमा ने बताया हमें, वो बेचारी अपने सिर के जुओं से बहुत परेशान है। गरिमा ने हमें बताया था कि वो सारा वक्त अपने सिर में खुजली करती रह गई और उतने में पेपर का समय पूरा हो गया, जबकि उसे सब आता था, पर फिर भी वो सब कुछ नहीं लिख पाई। हाँ, तो यही तो मैं आप दोनों से कहना चाहती हूँ कि गरिमा को अपने सिर की सफाई रखनी चाहिए और आप दोनों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। नहीं मैडम जी, बात वो नहीं है। वो अपना सिर साफ रखती है, रोज नहाती भी है, पर जुएं उसके सिर से जाते ही नहीं। उसकी इस बीमारी से तो हम बहुत परेशान हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। कई बार गंदगी की वजह से सिर में जुएं पड़ जाती हैं और कई बार कुछ और कारणों की वजह से भी ऐसा हो सकता है। मैडम, हमने इसका इलाज कराने की भी कोशिश की। वो एक डॉक्टर थे, डरला मोटोजी। हाँ, मैं समझ गई, डर्मेटोलॉजिस्ट। फिर क्या हुआ? उनकी फीस और इलाज बहुत महंगा था, तो हम उनके पास जा नहीं पाए। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अच्छा, एक काम कीजिए, मैं ये पता लिख कर दे रही हूँ, आप उन डॉक्टरों से मिल लीजिए। ये भी डरला मोटोजी हैं? हाँ, ये भी वही है और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। पर मैडम जी, इनकी फीस। आप फिक्र मत कीजिए, वो मेरे पति हैं, आपसे इलाज के पैसे नहीं लेंगे। कनिका मैम की बात सुनकर गरिमा के माता पिता को बड़ी राहत मिली। अगले ही दिन वो गरिमा को डॉक्टर आकाश के पास ले गए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते।
डॉक्टर साहब, वो हमें मैडम जी ने भेजा है। अच्छा अच्छा, तो आप गरिमा के माता पिता हैं और तुम गरिमा होगी, है ना? जी सर। आओ भाई गरिमा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। देखें तुम्हारे सिर की क्या हालत है। डॉक्टर आकाश ने गरिमा का सिर पकड़कर उसे अच्छे से देखा और फिर, देखिए ये गंदगी की वजह से नहीं है, बस थोड़ा सा इन्फेक्शन है। ये जुएं आम शैम्पू या घरेलू नुस्खों से नहीं जाएंगे। अब तो फिर डॉक्टर साहब, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? अरे अरे घबराइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ दवाई और लोशन लिख कर दे रहा हूँ, बाहर स्टोर से ले लीजिए। और हाँ, उन्हें कह देना कि मैंने भेजा है, तो वो आपसे पैसे कम लेंगे। डॉक्टर आकाश और कनिका मैम बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने गरिमा और उसके घर वालों की बहुत मदद की थी। अब गरिमा वक्त पर आकाश की लिखी दवाइयाँ खाती और सर में लोशन लगाती। कुछ दिन बाद उसके सिर से जुएं जड़ से गायब हो गए और फिर कई दिनों के बाद, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते गरिमा, कैसी हो? अरे वाह, तुम्हारे बाल तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हाँ जी मैडम जी, और देखिए ना, अब मेरे सिर में एक भी जू नहीं है। डॉक्टर साहब ने और उनकी दवाइयों ने तो कमाल ही कर दिया। हस्बैंड किसके हैं? कनिका मैम की बात सुनकर गरिमा जोर जोर से हंसने लगी। कुछ दिन बाद स्कूल में फिर से परीक्षाएं आई। इस बार गरिमा ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की और पूरा पेपर अच्छे से दिया। जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि गरिमा पहली बार अपनी क्लास में फर्स्ट आई थी। और इस बार क्लास में फर्स्ट आई है गरिमा, पूरे 98% मार्क्स के साथ। स्कूल के सभी बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता और स्कूल का बाकी स्टाफ भी वहाँ मौजूद था। और ये देखकर गरिमा के माता पिता की आंखों में आंसू आ गए और खुद गरिमा भी खुशी से रोने लगी। शायद उसके माता पिता के साथ साथ उसने भी खुद से सारी उम्मीदें तोड़ ली थी, जो अब पूरी होती दिख रही थी। ये सब आपकी और डॉक्टर साहब की वजह से ही हो पाया मैडम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं बहन जी, आपकी बच्ची तो शुरू से ही होशियार थी, बस उसे थोड़ी सी मदद की जरूरत थी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है गरिमा अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करेगी। हाँ मैडम जी, मैंने तो सोच भी लिया, अपनी गरिमा को मैं एक डरला मोटोजी बनाऊंगी। मम्मी, डरला मोटोजी नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट। गरिमा की बात सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। कनिका मैम भी बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी थोड़ी सी कोशिश से एक बच्ची की जिंदगी संवर गई थी और उसके सपनों को पंख मिल चुके थे। पारुल 10 साल की एक बहुत ही मासूम लड़की थी। उसके सिर पर बाल नहीं उगते थे, इस कारण वो गंजी थी। आस पड़ोस, रिश्तेदार और स्कूल में सब पारुल को गंजी या फिर टकली कहकर बुलाते थे। कभी कभी इस बात से पारुल बहुत दुखी हो जाती थी। ये देख पूजा, मेरी मम्मी मेरे लिए कल मार्केट से न्यू हेयर पिन लेकर आई है। अरे शीतल, ये हेयर पिन तो बहुत सुंदर है, मुझे ऐसी पिन्स मंगवा देगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे संभाल कर, देखा जमीन पर गिरा दी। ओ गंजी, इधर आ। हाँ आती हूँ। ये हेयर पिन्स उठा कर दे। थैंक यू। अच्छा, तुझे चाहिए तो तेरे लिए भी एक सेट मंगवा दूंगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तू भी पागल है शीतल, ये गंजी अपने सिर पर हेयर पिन्स कैसे लगाएगी? ये तो गंजी है, गंजी। अरे मैं तो भूल ही गई थी, ये तो गंजी खोपड़ी है। तभी वहाँ क्लास टीचर आ जाती है और सब बच्चे खड़े हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप सबके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। हमारे स्कूल में एक बहुत बड़े लेवल का फैशन शो होने जा रहा है, इसलिए आप सब भी उसकी तैयारी शुरू कर लें। वाओ, फैशन शो, फिर तो मैं ही सबसे सुंदर दिखूंगी। यार शीतल, तू तो बहुत घमंडी है, हम भी तो सुंदर लग सकते हैं। तू अपने बारे में क्यों सोचती है? ये बात तेरी अच्छी नहीं है। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम सब भी सुंदर बन जाना। पर मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे मॉम डैड तो मेरे लिए महंगी ड्रेस खरीद ही देंगे। तेरे मम्मी पापा तो जॉब करते हैं ना, तो तेरे लिए इतनी महंगी ड्रेस नहीं खरीद पाएंगे। और मेरे तो बाल भी कितने लंबे और सुंदर हैं। मैं तो अपने बालों में पार्लर से कोई भी अच्छा सा स्टाइल बनवा सकती हूँ। तुम लोगों के बाल भी बहुत छोटे छोटे हैं, बिल्कुल उस गंजी पारुल की तरह। शीतल की बातों को सुनकर पूजा गुस्से में आ जाती है, पर वो उस वक्त उसे कुछ नहीं कहती। पारुल रोती हुई घर जाती है। पता नहीं कैसे स्कूल में मेरी बच्ची का एडमिशन करवा दिया, सारे बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं, कब तक सहन करेगी? बड़ी मुश्किल से तो ये स्कूल मिला है, हमारे बजट में भी है। और फिर बच्चे हैं, बच्चों की तो आदत ही होती है एक दूसरे का मजाक उड़ाने की।
पारुल बिटिया, हमें कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर हम ऐसे ही हर किसी की बात का बुरा मानने लगे तो जीवन काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चे। अगले दिन पारुल स्कूल के लिए निकली, पर आज वो जिस रास्ते से जाती थी उस रास्ते से ना जाकर दूसरे रास्ते से स्कूल की तरफ चली जाती है। पर वो मन ही मन सोच में थी, पता नहीं स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे सिर पर बाल क्यों नहीं है? अगर मेरे सिर पर भी बाल होते तो मैं कितनी सुंदर लगती, फिर मेरा भी कोई मजाक नहीं उड़ाता। तभी पारुल को किसी के बुलाने की आवाज आती है। कोई बचाओ, मैं इस गड्ढे में गिर गई हूँ, मेरी मदद करो। अरे आप कौन हो? रुको मैं आपको बाहर निकालती हूँ। इन्हें बचाने के लिए तो मुझे रस्सी की जरूरत पड़ेगी। अब क्या करूँ? वो एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह पारुल उस रस्सी की सहायता से एक औरत को गड्ढे से बाहर निकालती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर लड़की, तुमने मुझे गड्ढे से निकालकर मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, आप मुसीबत में थी और मेरी मम्मी कहती है कि मुसीबत में हमें सबकी सहायता करनी चाहिए। पर आप इस गड्ढे में कैसे गिरी? मेरा नाम सोफिया है, मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं कल रात जब अपने घर वापस जा रही थी तो रात के अंधेरे में मुझे ये गड्ढा दिखाई नहीं दिया और मैं इस गड्ढे में गिर गई। अगर आप जादूगरनी हो तो आप इस गड्ढे से बाहर क्यों नहीं आ सके? क्योंकि मेरा जादू सिर्फ दूसरों पर काम करता है, मैं अपने ऊपर अपने जादू का उपयोग नहीं कर सकती। तुमने मेरी सहायता की है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हें अगर मुझसे कुछ चाहिए तो मैं जादू से तुम्हें वो दे सकती हूँ। क्या आप जादू से कुछ भी दे सकती हो? हाँ बिल्कुल, तुम मुझसे जो भी मांगोगी और मेरे बस में होगा तो मैं अवश्य दूंगी। क्या आप मेरे सिर पर बाल उगा सकते हो? सब मुझे गंजी कहकर बहुत चिढ़ाते हैं। मेरे स्कूल में फैशन शो होने वाला है। शीतल रोने लगती है। सब बच्चे फैशन शो के लिए नीचे हॉल में पहुंच जाते हैं। शीतल क्लास में बिल्कुल अकेली बैठी थी, तभी पारुल वहां आ जाती है। उसे सारी बात पता चलती है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जादूगरनी आंटी को बुलाती हूँ, वो तुम्हारे बाल बिल्कुल ठीक कर देंगी। पारुल जादूगरनी को आवाज लगाती है और वो वहाँ आ जाती है। पारुल, शीतल ने तो हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया है, फिर भी तुम इसकी मदद करना चाहती हो, पर इसके लिए एक शर्त है। अगर मैं शीतल के बाल ठीक करूंगी तो बदले में तुम्हें फिर से गंजा होना पड़ेगा। जादूगरनी आंटी कोई बात नहीं, आप मुझे फिर से गंजा कर दो, पर मेरी दोस्त के बाल ठीक कर दो। शीतल पारुल की सारी बातें सुन रही थी। इसका मतलब पारुल के बाल असली हैं? इसने विग नहीं पहना? मैंने पारुल से कितनी नफरत की, उसका कितना मजाक उड़ाया, पर ये मेरे लिए फिर से गंजी होने को तैयार है। सचमुच मैं कितनी बुरी हूँ। पारुल कितनी अच्छी है। जादूगरनी आंटी, आप ऐसा कुछ मत करना, आप पारुल को फिर से गंजा मत करो। मैं फैशन शो में हिस्सा नहीं लूंगी, आप मेरे बाल ऐसे ही रहने दो। चिंता मत करो शीतल, मैं तो पारुल की परीक्षा ले रही थी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें सीख देना चाहती थी, कभी भी किसी से ईर्ष्या मत करना। ईर्ष्या करना बुरी बात है। पारुल, तुम सचमुच बहुत संस्कारी बच्ची हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर शीतल के बाल ठीक कर देती हूँ। जादूगरनी शीतल के बाल ठीक कर देती है। मुझे माफ कर दो पारुल, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया। मेरी अपनी दोस्त पूजा मेरे साथ गलत कर गई। मैं सबको बताऊंगी कि तुम बहुत अच्छी हो। पारुल, अब मैं चलती हूँ। अब मैं कुछ समय के लिए यहाँ से दूर जा रही हूँ, इसलिए मेरा तुमसे मिलना नहीं हो पाएगा। मैं जब भी वापस आऊंगी तो तुमसे जरूर मिलूंगी। पारुल और शीतल दोनों मिलकर फैशन शो में हिस्सा लेती हैं। शीतल सबको पारुल के बारे में बताती है। शीतल ने पूजा से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि पूजा ने जानबूझकर बहुत बड़ी गलती की थी। उस दिन से पारुल और शीतल दोनों अच्छी दोस्त बन जाते हैं। पारुल ने हमेशा दूसरों की मदद की, और जो दूसरों की मदद करता है हमेशा उसके साथ अच्छा ही होता है।